नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंटरव्यूज़ की श्रृंखला में। आज हमारा अगला मॉक इंटरव्यू है ईसा हर्षिता जी के साथ। ईसा हर्षिता जी हमारे संस्थान के माध्यम से इंटरव्यू की इन्होंने तैयारी की। फाइनली पीसीएस में इनका सिलेक्शन हुआ 2024 में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर। इन्होंने जो है समयाभाव और दूरी के कारण ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़कर इंटरव्यू दिया था। लेकिन आप इस इंटरव्यू को देखिए और किस तरह से इन्होंने इंटरव्यू को डिफेंड किया था, इनकी पर्सनालिटी को समझिए, कैसी जो है इनकी तैयारी थी। और तभी आप जो है डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को जब देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि किनका किनका जो है सिलेक्शन और किस तरह के जो है उनकी जो हाजिर जवाबी है, जो उनकी फ्लुएंसी है, उसकी कारण जो है होता है। तो चलिए शुरू करें। तो मित्रों, अगर आप भी पीसीएस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य बैच चल रहा है, लक्ष्य सीरीज चल रही है, साथ में फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। अब ये सर्टिफाई भी हो गया है कि डिकोड एग्ज़ाम पूरी तरह से पीसीएस के लिए प्रिपेयर है। हमने पहली बार फुल फ्लेज्ड कोर्स अपना लॉन्च किया था और उसकी वजह से इतनी सफलता हमको देखने को मिली। अभी आप ज्वाइन करिए, दिसंबर में एग्ज़ाम है आप लोग का, चाहे प्रीलिम्स का, चाहे प्रीलिम्स प्लस मेंस का, और केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। सुनहरा अवसर है, ज्वाइन करिए, साथ में जुड़िए और पढ़िए, आपका भी चयन होगा। हम पूरा प्रयास करेंगे, हम लोग मिलकर जो है इस अभियान में आगे बढ़। और ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर्स, इन पे आप कॉल करके किसी भी समय जो है आप बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो है आप बात कर सकते हैं। काउंसलिंग की अगर आपको ज़रूरत है तो स्पेशली आप इस नंबर पे कॉल करिएगा, हृदय सर जो है आपसे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि आप अपना एक संक्षिप्त परिचय हम लोग को दें, जिससे हम लोग आपके बारे में जो है कुछ चीजें जान सके। नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और क्या क्या अचीवमेंट्स रहे एजुकेशन में उसके बारे में ब्रीफ में बताइए। कहाँ से आप बिलोंग करती हैं और अभी तक जो है आपका जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का सफर है वो किस प्रकार का रहा है। ओके सर, मैं शाहजहानपुर गृह जनपद से बिलोंग करती हूँ एंड वहीं से मैंने अपना 10th एंड 12th तक्षशिला पब्लिक स्कूल से किया है। फिर उसके बाद सर मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी मैथ्स ऑनर्स लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया 2015 में। सर उसके तत्पश्चात मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में 2017 में हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। सर ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन ईयर्स मैंने 1 साल के लिए एनएसएस की ट्रेनिंग करी थी। ब्लाइंड बच्चों को मैंने पढ़ाया था। सर फिर उसके बाद 2017 के बाद से सर मैं सिविल सेवा परीक्षा के लिए तैयारी कर रही हूँ। एंड सर मैंने यूपीएससी में 3 मेंस लिखे बट अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाई। एंड सर यूपी पीसीएस में ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है एंड 3rd इंटरव्यू है। इससे पहले मैंने अच्छा 2022-23 में इंटरव्यू दिया हुआ है। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया जो है कि आपने 2 इंटरव्यू पहले दिए हैं, है ना? जी सर। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह थी, क्या कमियां रह गई थी जो आपका जो है 2-2 इंटरव्यू देने के बाद भी जो है वो क्लियर नहीं हो पाया एग्जाम? सर 2022 में इंटरव्यू में ठीक मार्क्स थे 65 मार्क्स, बट मेरा मैथमेटिक्स अच्छा। ऑप्शनल सब्जेक्ट था तो उसकी वजह से सर मेंस में मेरे मार्क्स कम रह गए थे। एंड सर 23 ओके ओके। में इंटरव्यू में 59 मार्क्स मिले थे। तो वहां पे मतलब कुछ गड़बड़ियां थी, मैंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया था स्टार्टिंग में ही जिसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं थी, तो इस वजह अच्छा, से 59 मार्क्स मिले थे। तो इस बार आप प्रिपेयर्ड हैं, वेल प्रिपेयर्ड है ना? सर कोशिश है कि पूरी तैयारी कर लूं। अच्छा अच्छा। ये जो आपने एनएसएस ट्रेनिंग की थी, इसके बाद आपने जो है ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाया है ना? जी सर। तो और इसमें क्या कैसा अनुभव था आपका जो है, आप इसी फील्ड में आगे बढ़ने के बारे में आपने नहीं सोचा? सर मैंने 1 साल में ब्रेल लिपि के थ्रू बच्चों को नहीं पढ़ाया था। मेरे पास 2 बच्चे हम्म, आते थे तो मैंने उनको डिक्टेट किए थे, मतलब जो भी, अच्छा तो अच्छा। मैंने वर्बली उनको समझाने का प्रयास किया था। एंड वहां पे मेरा हम्म, एक्सपीरियंस अच्छा रहा, उन लोगों के प्रति काफी सहानुभूति हुई
एंड सर उनके लिए कुछ करने का एक जज्बा भी आया कि अगर कुछ आगे बन जाती हूँ तो उनके लिए अवश्य तौर पे कुछ करूंगी। एंड सर पर्सनली इंडिविजुअली इंडिविजुअल लेवल पे सर मैंने एक मेरा रेजोल्यूशन है कि सर आफ्टर माय डेथ मैं अपनी आईज जो है वो दोनों डोनेट करना चाहूंगी, ताकि जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको एक मौका मिले कि वो जीवन में देख सकें। तो सर ये ये बहुत उनका। अच्छा आपने डिसीजन लिया है, बहुत अच्छी पहल है आपकी जो है। ठीक है। अच्छा, ब्लाइंड बच्चों की बात चल रही है, इस समय एआई का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। एआई जो है हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है। जी सर। तो जो ब्लाइंड बच्चे हैं इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए एआई में कोई इनिशिएटिव अभी रिसेंटली आया है? जी सर, सर अभी दिल्ली में जो हम्म, इंडिया एआई समिट था उसमें एक स्मार्ट हम्म, ग्लासेस का उन्होंने लॉन्च करे थे, जिसको पहन के हम्म, सर जो स्मार्ट ग्लासेस हैं वो बच्चों को ऑडियो के तौर पे वो डिस्क्रिप्शन दे पाएंगे कि सामने क्या दिख रहा है। एंड सर आगे इसको और इम्प्रोवाइज करते हुए हम न्यूरल नेटवर्क से कनेक्ट करें तो हम ये प्रयत्न भी हम्म, कर सकते हैं कि उनका अनुभव और बेहतर हो। तो सर ये एक अच्छा हम्म। इनिशिएटिव है कि एआई की तरफ से वो ऑडियल तौर पे दुनिया को देख सकेंगे सर। अच्छा, अगर आप जो है मान लीजिए आपका एसडीएम पे चयन हो जाता है, ठीक है, आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग होती है, तो प्राथमिकताएं तो आपकी बहुत सारी रहेंगी, लेकिन जो है आप दिव्यांग बच्चों के लिए जो है क्या क्या इनिशिएटिव करना चाहेंगे, क्योंकि आपने इनके साथ समय बिताया है, तो आपने इनकी समस्याओं को महसूस किया है, तो जी सर। आप कैसे इनके जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रयास करेंगे? सर जो दिव्यांग बच्चे हैं सबसे पहले तो मेरी कोशिश हम्म, उनकी पढ़ाई को लेके रहेगी कि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। एंड सर क्योंकि हम्म, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्कूल नहीं होते हैं जहाँ पर मतलब वो पढ़ सके, तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। बट सर अभी सरकार के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जैसे सीएम कंपोजिट स्कूल या जो नई बिल्डिंग्स हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बन रही हैं सर उसमें एक्सेसिबिलिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है ताकि दिव्यांग बच्चे हम्म, वहां पर भी अपनी पढ़ाई ले सकें। सर दूसरी मेरी प्राथमिकता उनकी हेल्थ को लेके रहेगी कि अगर उनको कोई भी ऐसी डिसेबिलिटी है जो ट्रीटेबल है तो सर मेरा पहला प्रयास हम्म, यही रहेगा कि मैं उस जो हेल्थ इशू है उसको दूर करूं, जो भी स्कीम्स हैं उनके बारे में उन्हें अवेयर करूं। एंड सर जो उनका लालन पोषण में जो भी स्कीम्स चल रही हैं उनके तहत उनको जो एक सामाजिक सुरक्षा है वो पहुंचा सको। तो सर यही हम्म। 3 प्रयास रहेंगे मेरे। बच्चों की चर्चा कर रहे हैं हम लोग जो है, अभी रिसेंटली जो है इंडोनेशिया ने 16 साल से कम बच्चों का सोशल मीडिया का यूज जो है बैन कर दिया है अपने देश में। जी सर। इसके पहले भी कई सारी कंट्रीज हैं, जैसे कि फ्रांस है, स्पेन है, ब्रिटेन है, नॉर्वे है, इवन चाइना में भी जो है बच्चों के लिए अलग पॉलिसी है सोशल मीडिया की। इंडिया में जो है कोई कानून है इस तरह का कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाए, या कैसे रेगुलेट किया जा रहा है बच्चों को सोशल मीडिया यूज को? सर इंडिया में अभी रिसेंटली कर्नाटका ने एक कल ही के न्यूज में था कि उन्होंने ये पॉलिसी लाए हैं अपने बजट हम्म, सेशन में कि जो 16 इयर्स के अंडर हैं उनको सोशल मीडिया यूज नहीं करने को मिलेगा। सर साथ में 1 मंथ पहले हिमाचल प्रदेश इसी तरीके की पॉलिसी लेके आए हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या स्कूल के दौरान बच्चों को कम सोशल मीडिया यूज करने को मिलेगा। तो बट एट द सेम टाइम सेंट्रल लेवल पे जो स्कीम्स हैं उसके अंतर्गत सर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर एज सच कोई रेगुलेशन नहीं है। बट जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं सर उन पर एक क्लास डिवीजन है कि कुछ जो प्रोग्राम्स हैं वो अंडर 12 बच्चे देख सकते हैं, कुछ प्रोग्राम्स अंडर हम्म, 14 देख सकते हैं और बाकी सर एडल्ट रेंज में। एंड सर साथ में हम्म। टेक्नोलॉजी के तौर पर एक पैरेंटल कंट्रोल एक फीचर आता है जिसमें पेरेंट्स निगरानी कर सकते हैं कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं एंड क्या उन्हें नहीं देखना है। ये तो ठीक है, मतलब क्या आपको लगता है कि हम लोग को कानून बना के इसको रेगुलेट करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को थ्रू आउट द कंट्री, या जो है जो पॉलिसीज हैं अभी उन्हीं पर हमको रिलाई करना चाहिए? सर इस पर इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है क्योंकि सर जो डिजिटल मीडिया है सोशल मीडिया है उसके बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं।
एडिक्शन के तौर पे अभी रिसेंट में वेस्टर्न यूपी में 2 बच्चियों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनका फोन उनसे छीन लिया गया था। तो सर डेफिनेटली इस पे एक लॉ लाना चाहिए। एंड सर रेगुलेशन के साथ में सर हमें अवेयरनेस जनरेशन पे भी काफी ध्यान देना चाहिए कि जो पेरेंट्स हैं उनको सपोर्ट मिल सके, एंड एट द सेम टाइम जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं स्कूल लेवल पे उनको प्रमोट करने की जरूरत है। तो सर दोनों। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि जो हमारे यहाँ कोविड का लॉकडाउन वाला पीरियड था, 2 से ढाई साल का, जो मतलब एक क्राइसिस का वक्त था, वो एक ऐसा समय था जब जो है घर से बच्चों को पढ़ने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ा गया। उस समय मजबूरी में माँ बाप को लैपटॉप भी देना पड़ा जहाँ जरूरत थी उनको जो है मोबाइल फोन्स भी देने पड़े, जिससे वो अपनी पढ़ाई लिखाई की एक्टिविटीज से जुड़े रहें। और साइड बाय साइड जो है उन्होंने उसका सदुपयोग दुरुपयोग दोनों ही किया जो है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है बच्चे भी सोशल मीडिया के ट्रैप में आ गए, है ना? जी सर। तो सोशल मीडिया क्या बच्चों के लिए बेनिफिशियल भी है किसी तरीके से? यस सर। सर सोशल मीडिया का अगर सदुपयोग किया जाए लिमिटेड तौर पे, हाँ, सर जैसे कहावत है कि किसी भी चीज की अति बहुत खराब है। अगर स्क्रीन टाइम हाँ, हमारा बहुत ज्यादा हो रहा है तो सर उसके दुष्परिणाम है। लेकिन सर जैसे हम हाँ, एजुकेशनल फील्ड में देख सकते हैं कि अब यूट्यूब पे अनलिमिटेड वीडियोस हैं। कोई भी सब्जेक्ट में अगर हाँ, हमारे टीचर या बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो वो डिजिटल मीडिया यूट्यूब के सहारे उस कंसेप्ट को समझ सकता है। तो सर उस तरीके से देखें तो एक बेनिफिशियल पॉइंट भी है। बट सर रेगुलेट करने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि इन बेनिफिशियल पॉइंट्स के कंपैरिजन में जो डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है हाँ। अमंग यूथ। गंगा एक्सप्रेस वे आपके गृह जनपद जो है शाहजहांपुर से भी होकर गुजरता है। जी सर। वहां पर गंगा एक्सप्रेस वे पे कुछ खास जो है फैसिलिटी बनाई गई है, वो कौन सी फैसिलिटी है? सर शाहजहांपुर टू बरेली जो रीजन है वहां पर हम्म, प्लेन के लिए फैसिलिटीज बनाई गई हैं कि अगर जरूरत हम्म, पड़े तो एकदम से एयरलिफ्टिंग कराई जा सके जो सोल्जर्स हैं हम्म, उनके लिए। तो अच्छा। वो रनवे बनाया गया है। गंगा एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है? सर गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच में है। इसकी लेंथ 594 अप्रोक्सीमेट किलोमीटर्स है एंड ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स हम्म, को कवर करता है। आपने मैथ से पीजी किया है ना? जी सर। तो आप जो है जब प्रशासन में जाएंगी तो इस मैथ की क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपके प्रशासन में जो है यूज होने वाली हैं, जो काम आने वाली हैं? सर जैसे मैंने मैथ्स लिया है तो इसके बेसिस पे हम्म, जो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग है जो ऑब्जेक्टिविटी है उसका मैं प्रयोग हम्म, करूंगी कि जो भी मेरे डिसीजंस होंगे वो एविडेंस बेस्ड होने चाहिए, डेटा बेस्ड होने चाहिए। एंड सर सेकेंडली जहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन की बात आती है वहाँ पे सर एक पर्टिकुलर फील्ड है मैथमेटिक्स की ऑपरेशनल रिसर्च। हम्म, उसमें असाइनमेंट हम्म, प्रॉब्लम से हम सीखते हैं कि हम मिनिमम कॉस्ट में ऑप्टिमम आउटपुट दे सकें। तो सर एक उसका यूटिलाइजेशन करूंगी। आप जो है भारत में सबसे बड़ा गणितज्ञ किसको मानती हैं? सबसे बड़ा मैथमेटिशियन अभी तक कौन हुआ है भारत में आपके हिसाब से? और क्यों, मतलब किस वजह से आप उसको देखती हैं? सर एंशियंट इंडिया की बात करें तो आर्यभट्ट जी हैं जिन्होंने हाँ, पाइथागोरस थ्योरम का बताई आंसर, और साथ हाँ, में उन्होंने जो पाई की एग्जैक्ट नियरेस्ट वैल्यू थी वो बताई। तो सर पाई की वैल्यू हाँ, के इन्वेंशन से बहुत सारी चीजें आसान हुई। सर व्हील बना तो व्हील से सर बाकी रिवॉल्यूशन भी हुए। एंड सर अगर मॉडर्न टाइम्स की मैं बात करूं तो श्री रामानुजम सर हैं जिन्होंने रामानुजम नंबर दिया था। सर उनको मैं हाँ, बहुत बड़ा गणितज्ञ मानती हूँ। अच्छा। एक महिला गणितज्ञ भी बहुत बड़ी हुई हैं जी सर। भारत में, उनका नाम आपको पता है? जी सर। सर शकुंतला देवी हम्म, उनको ह्यूमन कैलकुलेटर के अच्छा, तौर पे जाना जाता है। अच्छा। क्या विशेषताएं थी उनकी? सर उनकी जो कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज थी वो बहुत ज्यादा अच्छी हम्म, थी कि वो कंप्यूटर से भी फास्ट कैलकुलेट करने में माहिर थी। तो इसी वजह से उन्हें ह्यूमन कैलकुलेटर की उपाधि दी गई थी। आप शाहजहांपुर से हैं। शाहजहांपुर
उत्तर प्रदेश के किस सांस्कृतिक खंड में पड़ता है, किस सांस्कृतिक रीजन में पड़ता है? सांस्कृतिक खंड में। हाँ, हाँ, कल्चरल रीजन कौन सा है? सर हमारा जो कल्चरल रीजन है वो अवध से काफी मेल खाता है। तो हम्म, जो अवध की सभ्यताएं हैं, हमारा बोलचाल है, हम का प्रयोग करना, ये सब सर अवध से मिलता है। सर लैंग्वेज की अगर हम बात अच्छा, करें तो कन्नौजी लैंग्वेज का हम प्रयोग करते हैं। एंड हम्म, सर स्पेसिफिक कोई डांस एंड म्यूजिक यहाँ से रिलेटेड नहीं है। बट सर खाने हम्म, पीने में हम अभी रिसेंट में लॉज हमारे यहाँ का प्रोडक्ट एक ओडीओसी के तौर में आया है। सर पहनावे में हम्म, अगर हम बात करें तो जरी जरदोजी का काम यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। एंड सर कारपेट का हम्म, काम बहुत अच्छा होता है शाहजहांपुर में। तो सर यही अच्छा। सांस्कृतिक सिग्निफिकेंस है शाहजहांपुर की। अभी बहुत सारे राज्यपालों की एक साथ नियुक्ति की गई है कई सारे राज्यों में। ये राज्यपालों की नियुक्ति किस संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है? सर आपकी वॉइस थोड़ी कट गई है, प्लीज आप रिपीट कर देंगे अपना क्वेश्चन। हाँ, अभी कई सारे राज्यों में एक साथ जो है कई सारे गवर्नर्स की नियुक्ति हुई है। तो ये जो गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इसका प्रोविजन दिया गया है? सर अंडर आर्टिकल 155। अच्छा। अच्छा, आपको लगता है इस तरह से कि जैसे इस समय केंद्र में भाजपा की सरकार है, ठीक है, जितने भी गवर्नर्स नियुक्त किए गए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी बैकग्राउंड के ही लोग हैं, है ना? जी सर। तो कहीं पर आपको ऐसी फील होता है या इस व्यवस्था से कि ये जो गवर्नर्स का पद है, ये बहुत ज्यादा निष्पक्ष या स्वतंत्र पद ना होके जो है, जो केंद्र में जो सरकार होगी, जो सत्ताधारी दल होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो जैसा चाहेंगे वैसा अपना गवर्नर बैठा लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेंगे? कैसा है? सर गवर्नमेंट को गवर्नर को जैसे प्रेसिडेंट एजेंट बोला गया है, तो हमारे हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन की एक मान्यता थी कि उस टाइम में यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को बनाए रखने के लिए ये पद का मतलब बनाया गया था, ताकि हर हम्म, जगह एक सूत्र में बंधे रहे एंड कहीं पे सेशनिस्ट टेंडेंसी नहीं आए। एंड सर एट द हम्म, सेम टाइम वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट भी होते हैं गवर्नर। आंसर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी सफिशिएंट पावर्स हैं। जो नियम के अनुसार ये कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नर उन फैसले सिर्फ उन्हीं फैसलों को रिजर्व कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 200 जहां पे नेशनल इंटरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आते हैं। बट सर रिसेंट हम्म, एग्जांपल्स में अगर हम देखें जैसे तमिलनाडु है एंड वेस्ट बंगाल है, सर यहाँ पर कुछ मतलब कुछ गवर्नर्स के ऐसे एविडेंसेस आए हैं। रिसेंट में अभी बैंगलोर में भी कर्नाटका में ऐसा हुआ है कि जो गवर्नर की स्पीच थी वो उन्होंने नहीं दी। तो सर ये थोड़े चिंताजनक विषय है जिन पे मतलब विचार होने चाहिए। एंड अभी रिसेंटली लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आया था जहां पे अंडर आर्टिकल 143 जो प्रेसिडेंट की पावर है रिगार्डिंग स्टेट बिल्स उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया कि 3 महीने के अंदर ही उनको उनका फैसला दे देना चाहिए, या कोई भी अगर उसमें इशू है तो उसको लिखित तौर पे दे दिया जाए। तो सर ये अच्छी चीजें हैं, बट अभी भी कुछ चिंताजनक इश्यूज हैं जिन पे विचार होना चाहिए। अगर गवर्नर की पोस्ट को एबॉलिश ही कर दिया जाए थ्रू आउट इंडिया, किसी भी स्टेट में किसी भी यूटी में गवर्नर की कोई पोस्ट ना रहे, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा जो है हमारे पूरे संवैधानिक प्रशासन पे जो है? सर एबॉलिश नहीं करना चाहिए। जो हम्म, सरकारिया कमीशन एंड राजमनार कमीशन की रिपोर्ट्स हैं उनके रिकमेंडेशन हम्म, को हम फॉलो कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर को हम रेगुलेट कर सकते हैं कि जब मतलब अपॉइंटमेंट हो तो जो स्टेट गवर्नर स्टेट चीफ मिनिस्टर हैं उनकी राय ली जाए। एंड सर साथ में जो बिल को रिजर्व करने की बात है उनको भी हम रेगुलेट कर सकते हैं। बट सर अगर गवर्नर की पोजीशन को हम एबॉलिश कर देंगे तो जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग में बोला कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया है उसको हैम्पर करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि सेशनिस्ट टेंडेंसी बढ़ जाएंगी। ओके, गुड। ठीक है, मेरा हो गया। राजेश सर। जी थैंक यू सर। थैंक
मेरी आवाज आ रही है बेटा आपके पास? जी सर। आप अपना नाम दोबारा बता सकते हैं? सर मेरा नाम ईशा हर्षिता है एंड अच्छा, ठीक है, वो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझे थोड़ा दिख नहीं रहा था, कोई बात नहीं। जी सर। अब हम लोग आ जाते हैं अपने विषय पर। अभी आपने बताया राज्यपाल का पद रिमूव नहीं करना चाहिए। जी सर। क्या राज्यपाल के पद को हम लोग संसदीय व्यवस्था के तहत ले आए और राज्यपाल का निर्वाचन करा दिया जाए, तो ये जो लड़ाई है राज्य और केंद्र के बीच की, ये खत्म हो जाएगी। नियुक्ति की जगह हम चयनित कर देते हैं। सर इसमें सर मैं डिसएग्री थोड़ा सा पोलाइट वे में करना चाहूंगी। सर जैसे कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो ऑलरेडी इलेक्टेड होते हैं। अगर हम गवर्नर को भी इलेक्ट कर देंगे तो सर डबल एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू का लॉस कह सकते हैं उसको। एंड सर दूसरी चीज, जो राज्य और सरकार केंद्र के बीच में लड़ाई है कुछ हद तक वो सुलझ जाएगी, बट सर फिर एक नया डोमेन लड़ाई का आएगा जिसमें जो गवर्नर है एंड जो चीफ मिनिस्टर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू में काफी कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है। सर इसलिए ये व्यवस्था करी गई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो प्रेसिडेंट सर हैं सर वो गवर्नर को अपॉइंट करें। अच्छा, तो इसका एक तरीका और निकाल लेते हैं, मुख्यमंत्री का पद ही हटा दें। क्या कोई दिक्कत है क्या? राज्यपाल ही वैसे भी हमारा राज्यपाल जो है हेड है, स्टेट ऑफ हेड है। जी सर। उसको ही सारी ताकत दे दे, आराम से जनता उसे चुन ले। क्योंकि चीफ मिनिस्टर गवर्नर के बीच लड़ाई होगी, चीफ मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच लड़ाई होगी, और ये जो हमारे इंडिया का, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जो इंटेग्रिटी है, जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, वो भी अच्छा हो जाएगा, तो प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी। सर जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करता है एंड सर ये दोनों फीचर्स जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आते हैं। तो सर ये जो स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर का पद है सर वो एबॉलिश नहीं किया जा सकता है। ठीक है। एक केस हुआ करता था SR मुंबई केस। जी सर। वो केस क्या था? सर रिगार्डिंग मेन केस मुझे आइडिया उतना नहीं है, बट सर उनके जो आउटकम्स हैं जैसे सेक्युलरिज्म है एंड फेडरलिज्म है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आ गया था। एंड सर SR बोमई केस में जो गवर्नर के जो प्रेसिडेंट रूल बेसिकली लगता था उनके प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर तरीके के बारे में विवरण किया गया है सर, वो SR बोमई केस में है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप शाहजहांपुर से रहने वाली हैं? जी सर। और शाहजहांपुर के दो बड़े क्रांतिकारी का नाम बताइए जरा। सर राम प्रसाद बिस्मिल जी एंड अशफाक उल्ला खान जो काकोरी कांड में इन्वॉल्व थे वो शाहजहांपुर के ही रहने वाले थे, तो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स के तौर पे उनका नाम मैं बताना चाहूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो नाम आपने बताया, इसमें बिस्मिल क्या है? सर ये उस टाइम में हिंदू मुस्लिम जो हार्मनी थी उसको रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज उनके आगे राम आगे लगा हुआ है एंड फिर बिस्मिल लगा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उस समय उन्होंने हार्मनी को सिंबलाइज करते हुए बिस्मिल का इस्तेमाल किया होगा। अच्छा अच्छा, मतलब आपको कंफर्म नहीं है ये? सर ये guess है मेरा, सर मैं कंफर्म नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं है। एक बहुत बड़ी फेमस गजल लिखी हुई थी हमारे बिस्मिल साहब ने। आई एम सॉरी सर, बट वो इस समय ध्यान में नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने अपनी पढ़ाई लिखाई जो किया है वो लेडी श्री राम कॉलेज से किया है? जी सर। जो कि दिल्ली में है। तो ये कॉलेज किस साल स्टैब्लिश किया गया और किसके द्वारा किया गया? हाँ सर, ये 1950s में विमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए किया गया। आई गेस 1957 में ये बनाया गया है। एंड सर उस टाइम DCM श्री राम ग्रुप के जो चेयरमैन सर थे उन्होंने अपनी वाइफ फूलन देवी को डेडिकेट करते हुए इस इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया था।
नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अच्छा, मैथमेटिक्स से भी आपकी अपनी पढ़ाई लिखाई है? जी सर। अच्छा, मैथमेटिक्स में एक चीज बताया आपने कि पाइथागोरस थ्योरम, ये जी आर्यभट्ट साहब ने दिया है। जी। अच्छा, ये पाइथागोरस थ्योरम है क्या? सर सॉरी सर, थोड़ा सा करेक्शन है, आई गेस मैंने गलत बोल दिया। सर एंशियंट इंडिया में बौद्ध आयन करके एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सर पाइथागोरस थ्योरम की ट्रिपलेट्स दी थी। एंड सर उस टाइम में इनका प्रयोग जो हवन कुंड बनाने के लिए किया जाता था, कि जो प्रॉपर शेप में हवन कुंड बन सके उनके लिए। एंड सर जो ओरिजिनल पाइथागोरस थ्योरम है वो यही कहती है कि बेस का स्क्वायर एंड जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके स्क्वायर का सम जो है वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक मैथमेटिक्स की बड़ी फेमस बुक है लीलावती। जी सर। इस किताब के दो लोग ऑथर हैं। एक का जी। नाम भास्कराचार्य है, जो कि अपने जमाने के बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, और दूसरा कौन है? आई एम सॉरी सर, मुझे बस भास्कर आचार्य जी के बारे में पता था। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। इस वक्त एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है वर्ल्ड वाइड, और वो है मिडिल ईस्ट में अभी मैं दूसरे नंबर से मैंने मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है। इस जी वॉर सर। का जो इम्पैक्ट है, ये किस तरह से भारत पर और पूरी दुनिया पर पड़ेगा, इन द रेफरेंस ऑफ इकोनॉमी, इन द रेफरेंस ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन? सर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, सर जो मिडिल ईस्ट में यूएस एंड इसराइल ने अंडर ऑपरेशन रोरिंग लाइन एंड फ्लीट ऑपरेशन एपिक प्लूरी ऑपरेशन, उन्होंने जो ईरान पे अटैक किया है उसकी वजह से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको बंद कर दिया गया है। तो सर वर्ल्ड वाइड अराउंड 30 to 40% जो हमारा ऑयल ट्रेड है वो उसी मार्ग से होता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ऑयल का बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व है। तो अगर वो बंद कर दिया जाएगा तो सर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे ग्लोबली एंड इंडिया में भी। तो सर उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ सकता है। एंड जो हमारी एलपीजी एंड एलएनजी की सप्लाई है वो कतर से होके आती है, तो सर वो भी इस समय प्रभावित है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस में हम देख रहे हैं कि आज ही 60 रुपीज अराउंड एलपीजी सिलेंडर एंड 100 रुपीज अराउंड कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पे राइज हुआ है। एंड सर इसका लॉन्गर टर्म इफेक्ट अगर हम देखें तो जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वहां पर भी एलएनजी का यूज होता है, तो सर वहां पर भी मतलब उनके प्राइसेस राइज करेंगे, तो जो एग्रीकल्चरल सिक्योरिटी है फार्मर्स के रिस्पेक्ट में वो भी प्रभावित होगी। एंड सर अगर पॉलिटिकल डोमेन में हम बात करें तो ये यूएन रेलेवेंस एंड जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनके ऊपर क्वेश्चन क्रिएट करता है। जैसे अभी रिसेंट में श्रीलंका के पास में जो देना स्पेस जो शिप थी उसको यूएस ने अटैक किया, जबकि उनके पास कोई हथियार नहीं थे एंड वो इंडिया के निमंत्रण में मिलन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए आई थी। तो सर वो भी जो यूएन क्लॉज के राइट्स हैं कि हाई सीज में कहीं पर भी ऐसे अटैक नहीं किया जा सकता, तो सर उनके क्वेश्चन को रेज करते हैं। एंड जो ईरान की सोवरेनिटी है, जो एक नया लीडर चुनने में यूएस का इंटरफेरेंस हो रहा है, सर वो भी ईरान की सोवरेनिटी पे अटैक है एक तरीके से। तो ये दोनों इश्यूज हैं। अच्छा, इस साल जब यूपीएससी का नोटिफिकेशन तो आ गया है, पढ़ा भी होगा आपने, जी सर। चेंजेस किए गए हैं, उस चेंजेस से जो हो रहे हैं, जो होने वाले हैं, जो कि अगले साल से इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगे, उनसे जी आप सर। कितनी सहमत हैं और क्यों? और अगर असहमत हैं, आर यू एग्री, वाई? और डिसएग्री, देन वाई? सर जो चेंजेस हैं जिसमें ये है कि जो ऑलरेडी चयनित लोग हैं उनको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट मिलेगा अपनी रैंक इम्प्रूव करने के लिए। एंड सर कुछ चेंजेस जो हैं वो कैडर पॉलिसी से रिलेटेड है, कि जरूरी नहीं है कि गृह जनपद ही मिले, एंड सर वो रैंडम वे में होगा, उनका एक अलग पैटर्न होगा। तो सर जो कैडर एलोकेशन है उससे मैं सहमत हूँ कंप्लीटली, कि जो इंडिया की यूनिटी है एंड डाइवर्सिटी इंश्योर होगी, ताकि एक ही जगह पे पोस्टिंग ना मिले।
एंड जो नीचे लोअर रैंक पे लोग हैं उनको भी इसके तहत अपना मनपसंद कैडर मिल सकता है। एंड सर जो पहला नियम है उससे मैं 50% एग्री करती हूँ एंड 50% डिसएग्री करती हूँ। बिकॉज सर ये राइट टू इक्वालिटी का एक तरीके से वायलेशन भी है कि जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उनके ऊपर उनके लिए भी उनको भी संपूर्ण अधिकार है कि वो अपनी रैंक इम्प्रूव कर सकें विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन। बिकॉज जनरल कैटेगरी के पास सर रिजर्वेशन नहीं होता तो इम्प्रूवमेंट का ही एक चांस होता है। तो सर उसके बेसिस पे ये ठीक मतलब ये गलत है ये नियमावली एंड मैं एग्री नहीं करूंगी। एंड सर एग्री उन बच्चों के साथ भी किया जा सकता है जिनका कंपटीशन बढ़ रहा है। एंड कभी कभी सर जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है उसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऐसी पोस्ट फिल कर देते हैं जबकि उन पे ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है उस पर भी असर आता है। तो बाकी बच्चों को वो पोस्ट नहीं मिल पाती हैं तो उस रिस्पेक्ट में ये नियमावली ठीक है। अच्छा, तो आप पार्शियली एग्री हैं और पार्शियली डिसएग्री हैं। यस सर। आपने बताया कि आपने यूपीपीसीएस का इससे पहले 2 इंटरव्यू दिया है। जी सर। क्या आपको लगता है कि अगर ये जो पहले सेलेक्टेड लोग थे जो अपने आप को अच्छी ग्रेड लेना चाहते थे, अगर वो मैदान में न होते तो शायद आपका इससे पहले सिलेक्शन हो चुका होता। आप आज बाहर शायद उन्हीं लोगों की वजह से बाहर हैं। नहीं सर। सर अगर मेरा फेलियर है तो मैं उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल ज्यादा समझती हूँ कि मेरी पढ़ाई में या मेरी प्रिपरेशन में कुछ कमी रही होगी। मैं उसको इम्प्रूव कर लूंगी तो इस बार सिलेक्शन होपफुली हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मेरी ओर से बस इतना ही बेटा। थैंक यू। थैंक यू सर। ऐश्वर्या मैम। ऑपरेशनल रिसर्च क्या है? मैम पार्डन। ऑपरेशनल रिसर्च क्लियर है वॉइस सभी? जी सर। जी मैम। मैम ऑपरेशनल रिसर्च में जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हम स्टडी करते हैं तो मैम असाइनमेंट प्रॉब्लम में जो मिनिमम रिसोर्स को एलोकेट करते हुए मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सकता है। तो बेसिकली ये फील्ड हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के तौर पे सिखाई जाती है कि हम मैक्सिमम बेनिफिट निकाल सकें। ऑपरेशनल रिसर्च की अगर हम बात करें तो इसको एज अ एडमिनिस्ट्रेशन में आप किस तरीके से यूज करेंगी? ऑपरेशनल रिसर्च का एक सिनेरियो देते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं ऑपरेशनल रिसर्च की, तो आप किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे? मैम इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो जैसे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट में कहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है एंड उसके करस्पॉन्डिंग वहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो कितने हैं हो रहा है। तो इन 3 वेरिएबल्स के साथ हम एक इक्वेशन बना सकते हैं मतलब डिफरेंट इक्वेशंस बना सकते हैं एंड उनके जो कांस्टेंट होते हैं उनको हम यूज करते हुए असाइनमेंट प्रॉब्लम में असाइन करेंगे। एंड उसमें जो इसका मिनिमम कॉस्ट है जैसे कि कितने ऑप्टिमम नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल्स होने चाहिए एंड कहाँ पर ज्यादा वायलेशन हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम एक परफेक्ट कैलकुलेशन निकाल सकते हैं ताकि जो एलोकेशन है वो परफेक्ट वे में हो। गेम थ्योरी क्या है? आई एम सॉरी मैम बट मेरा ये सब्जेक्ट नहीं रहा है तो मुझे थोड़ी कम नॉलेज है इसके बारे में। लीनियर प्रोग्रामिंग ऑपरेशनल रिसर्च में ही ये सारे टॉपिक्स रहे हों। जी मैम। मैम लीनियर प्रोग्रामिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि ग्राफिकल मेथड्स हो गए प्लॉटिंग हो गई एंड जो भी इक्वेशन है उसको प्लॉट करना उसका सॉल्यूशन निकालना हो। सेम वे में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी लीनियर प्रोग्रामिंग में ही आती है अंतर्गत एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम भी मैम लीनियर प्रोग्रामिंग में आती है। तो ये सब लीनियर प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है। माल्थस थ्योरी पढ़ी आपने? आई एम सॉरी मैम अभी नहीं याद है।
माल्थस थ्योरी में माल्थस कहते हैं कि पॉपुलेशन और फूड सप्लाई की अगर हम बात करें तो मैं आपको हिंट दे रही हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जीएम की ये बात करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, तो किसके लिए इन्होंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात की? पॉपुलेशन। हाँ, बोलिए। मैम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो फूड सप्लाई थी उसको उन्होंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तौर पे देखा था, एंड जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी उसको उन्होंने ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे देखा था कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा राइज हो जाएगी बट एट द सेम टाइम फूड सप्लाई उतनी नहीं ग्रो कर पाएगी। ग्रीन इकोनॉमी क्या है? ग्रीन इकोनॉमी मैम ग्रीन इकोनॉमी में रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मेन यूज है कि जो एनर्जी है वो कोल पे डिपेंडेंट ना होके रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स हो उसमें। एंड मैम साथ में जो न्यू बिल्डिंग्स बने वो जो एनवायरमेंटल कोड्स हैं उनके अकॉर्डिंग बने। AQI क्या है? मैम AQI जो है वो एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर्स की निगरानी के तौर पे यूज होता है। एंड AQI इंडेक्स में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड PM 2.5 एंड PM 10 पार्टिकल्स का कैलकुलेशन मेजरमेंट करते हैं टू आइडेंटिफाई द एयर पॉल्यूशन कंडीशंस। ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ग्रीन इकोनॉमी और हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, ठीक है, तो कौन कौन गोल आपका कंट्रीब्यूट करेगा ग्रीन इकोनॉमी में? ओके मैम, कैन आई टेक 30 सेकेंड पॉज? ओके ma'am, the first one will be SDG 13 regarding climate change, and the second one will be SDG 14 life below water, and SDG 15 life on land, and SDG 8 or 9 regarding sustainable cities, and SDG 6 regarding clean water and sanitation. SDG 1, SDG 2 मतलब पॉवर्टी और हंगर की अगर हम बात करें तो ये नहीं कंट्रीब्यूट करेगा ग्रीन इकोनॉमी में? मैम आई एम सॉरी बट ग्रीन इन जनरल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा, बट ग्रीन इकोनॉमी में जैसे मैंने बोला कि रिन्यूएबल एनर्जी, मैम शायद उसमें डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं होगा बट इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन जरूर होगा। ग्रीन लाइफस्टाइल, मैम पार्डन? ग्रीन लाइफस्टाइल, ग्रीन लाइफ साइकिल नहीं, लाइफस्टाइल, ग्रीन लाइफस्टाइल। मैम जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये COP26 में लाइफ इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसका मानना ये है कि हम अपना जो कंजम्पशन पैटर्न है उसको नेचर के साथ अलाइन कर लें, मतलब जितना ज्यादा हम नेचर के अकॉर्डिंग जिएंगे वो ग्रीन लाइफस्टाइल कहा जाएगा। जैसे एनर्जी सोर्सेस की अगर हम बात करें तो सुबह के टाइम पे लाइट्स ऑफ करना या शाम में जब जरूरत हो तब वो करना, एंड सोलर लाइट का यूज करना, घरों में सोलर पैनल लगाना। एंड मैम जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं तो उसमें हम जो मास ट्रांसपोर्टेशन है उसका यूज कर सकते हैं, लाइक मेट्रो और बस, CNG बसेस, रादर देन हम अपनी पर्सनल कार लेके जाएं। एंड मैम साथ में हम संडे और सैटरडे में साइकिलिंग कर सकते हैं। ग्रीन एनवायरनमेंट को प्रमोट करने के लिए हम अपने घरों में पेड़ पौधे लगा सकते हैं, मतलब जिनके घर में ज्यादा जमीन है वो प्रॉपर पेड़ लगा सकते हैं, या दिल्ली में जैसे कॉम्पैक्ट घर होते हैं तो हम वर्टिकल फार्मिंग का भी यूज कर सकते हैं अपने जो बालकनी एरियाज हैं उसमें। एंड मैम जैसे हम कपड़े जो पहनते हैं उन पे हम बहुत ज्यादा पैसे खर्च ना करके जो खादी है उसका उपयोग कर सकते हैं, या ऐसी चीजें जो बहुत जल्दी बायोडिग्रेड हो सके उनका यूज कर सकते हैं। मैम जैसे खाने पीने में जो प्लास्टिक कंपोनेंट्स हैं उनका हम कम उपयोग कर सकते हैं, बायो प्लास्टिक का यूज ज्यादा कर सकते हैं। सो मैम इसके अंतर्गत हम ये सारी चीजें करेंगे तो ग्रीन लाइफस्टाइल को हम फॉलो कर पाएंगे।
बायोप्लास्टिक है। बायोप्लास्टिक मैम, मैम बायोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक से बनी होती है जो इजीली बायोडिग्रेड हो सके, तो उनको हम बायोप्लास्टिक बोलते हैं। जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है उसका बायोडिग्रेडेबल फॉर्म। EOL। मैम पार्डन? EOL, एंड ऑफ लाइफ। एंड ऑफ लाइफ। हाँ। मैम ये किस रिस्पेक्ट में बताना है एंड ऑफ लाइफ? ये आपके एनवायरमेंट से ही रिलेटेड है, जो प्रोडक्ट आपने यूज किए उससे रिलेटेड है। मैम 1 सेकेंड, एक्चुअली कोई बेबी रो रहा है, मैं लॉक करके आती हूँ दरवाजा। मैम प्लीज 1 सेकेंड। मैम एंड ऑफ लाइफ एज इन कि जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है वो इजीली बायोडिग्रेड हो सके, एंड जो हायर कंजम्पशन जैसे जो डिकम्पोजर्स हैं वो उसको इजीली डिकम्पोज करके सॉइल में मिला सके, तो उसको मैम शायद हम एंड ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। 3R के बारे में बताइए। आपने लाइफ स्टाइल के बारे में इतना बोला, एक बेसिक टर्मिनोलॉजी 3R + 1R आजकल। मैम एक बार प्लीज रिपीट कर दें। 3R। 3R मैम रीयूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में सुना है, ई वेस्ट। यस मैम। थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करिए आप। मैम जैसे हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं, जो लैपटॉप्स हैं, इनकी बैटरी को हम ई वेस्ट कह सकते हैं, या जैसे मोबाइल चेंज कर लेते हैं तो जो मोबाइल बच जाते हैं सर मैम, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं। जो टेलीफोन है या जो एलईडी टीवी सेट्स हैं, इनके प्रोडक्ट्स भी ई वेस्ट कहलाते हैं। मैम इनके वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो एक ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, उनके अंतर्गत जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हीं लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनको रिसाइकिल करें। लास्ट क्वेश्चन जो मैं सारे स्टूडेंट से पूछती हूँ आपसे भी, अगर अभी आपकी कोई विश पूरी होनी, आपके पास जिनी का चिराग हो, तो आप कौन सी अपनी विश पूरी करेंगे? मैम यही कि यूपी पीसीएस 2014 में एसडीएम में सिलेक्शन हो जाए। उदेश सर आप। थैंक यू मैम। चलिए, अभी आप जो है खादी की बात कर रही थी, है ना? खादी की बात कर रही थी, ग्रीन लाइफ की बात कर रही थी आप, है ना? जब आप एसडीएम प्रॉपर बनेंगी तो एक बड़ा सा आपको केबिन मिलेगा, है ना? उसमें एक बड़ा सा एसी भी लगा होगा। यूज करेंगे उसको या नहीं करेंगी? सर अगर जो बिल्डिंग है वो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हो, खुद ही कूलिंग इफेक्ट हो, तो सर मे बी नहीं करूंगी। बट सर जैसे अभी हीट वेव चल रही है, तो सर उसमें हेल्थ बेनिफिट्स के लिए अगर एसी ही जरूरत होगी तो फिर यूज करना पड़ेगा। एसी हेल्थ बेनिफिशियल है? सर कंपैरेटिवली जो बाहर हीट वेव चल रही है सर, उसको देखते हुए थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट के लिए कुछ देर के थोड़ा लिए सा एसी। जी कुछ सर। देर के लिए। इससे एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं, हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्या? अभी आप ग्रीन लाइफ की बात कर रही थी और एक बड़े स्तर की आवाज आ रही है, अगर आप आपसे ही शुरुआत होनी चाहिए कि नहीं नहीं मैं तो नहीं यूज करूंगी ऐसी, और भाई बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं इसके, कूलर हो सकता है या अनदर ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप थोड़ा ही क्यों यूज करेंगे? आप मत यूज कीजिए आप। सर जैसे टेक्नोलॉजी के तौर पे अभी सोलर एसीज आने लगे हैं, तो हम सर उसका भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो कोल डिपेंडेंसी है उस पर खत्म हो सके। बट सर साथ में जैसे आपने बोला ये अच्छी बात है सर, हम कूलर एंड फैन का भी प्रयोग कर सकते हैं। एंड सर साथ में इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करते हुए जो हीट वेव चल रही है उस पे मतलब उसका असर ना हो, तो एज अ ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ओवरऑल यूज करेंगे आप, थोड़ा यूज करेंगे लेकिन करेंगे यूज, है ना? ठीक है, ओके।
यस सर। अभी आप खादी की बात कर रही थी, है ना, खादी यूज करना चाहिए और बहुत सारी चीजें हैं। आपको लगता है कि सामान्य जन खादी का प्रयोग कर सकता है? मतलब बहुत कॉस्टली है तो कैसे आप प्रयोग करेंगे इसको? एक सामान्य जन तो नहीं ले पाएगा खादी, कैसे प्रमोट करेंगे आप खादी को? सर अभी जैसे आपने बोला कि खादी की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, सर वो इसलिए क्योंकि उसकी सप्लाई कम है। एंड अगर सर हम लोगों को अवेयर करें या जहाँ पे खादी मैन्युफैक्चर हो सकता है, तो जी। अगर हम उसकी सप्लाई को बढ़ाते हैं एंड जो अवेयरनेस जनरेट करके हम डिमांड को भी वो करते हैं, तो सर शायद ये मोस्ट प्रोबेबली जो प्राइसेस हैं वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए एंड ठीक सर है। वो अफोर्डेबल हो जाए। ओके। आपने आपकी जो एजुकेशन हुई है बहुत डीयू के बहुत अच्छे रेप्यूटेड कॉलेजेस से हुई है और आपने मैथ्स से किया है ना, आपकी डिग्री है। जी तो सर। मोस्टली देखा जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो बायो लेती हैं, है ना, आपने मैथ्स लिया, क्या रीजन रहा इसके पीछे? सर मेरा हमेशा से मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रहा है एंड इंटरेस्ट मैंने है। 12th में भी पीसीएम लिया है, तो ठीक है, इसकी ठीक है, वजह से। एक सेकंड, ठीक है। मैथ्स मैथ्स आपने लिया, इंटरेस्ट रहा है आपने। अब आप मुझे ये बताइए कि जब इंटरेस्ट आपका मैथ्स में था, मैथ्स से ही आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, देन आप पीसीएस में क्यों आ गई? इंटरेस्ट तो आपका उधर था, तो आपको उस तरफ जाना चाहिए था, इनफैक्ट बहुत बेहतर आप काम कर सकते थे। पीसीएस चूज करने का क्या रीजन है आपका? सर मैं मास्टर्स मैथ्स को वो इंटरेस्ट की वजह से परस्यू करने के लिए गई थी, बट ड्यूरिंग माय मास्टर्स मैंने रियलाइज किया, मेरे फ्रेंड्स थे एंड मेरे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी एंड वो उसमें चयनित हुए। तो मुझे वहां से ये जानने को मिला कि जो सिविल सर्विसेज है वो एक डाइवर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो मुझे एक मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ताकि मैं पब्लिक सर्विस कर ओके, सकूं। ठीक है। यानी कि आपका इंटरेस्ट मैथ्स में था, आपके फ्रेंड सर्कल में लोग लोग सेलेक्ट हुए और आपने उसका डाइवर्सिफिकेशन देखा और आपने चूज कर लिया पीसीएस का, ठीक है। कल को आप पीसीएस अधिकारी बन जाती हैं, एज एसडीएम बन जाती हैं, ठीक है, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके सामने कोई और एक ऑप्शन आता है, तो आप छोड़ देंगे फिर पीसीएस को, राइट? नो सर, सर जैसे क्यों अभी नहीं मैंने। छोड़ेंगे? अभी तो जब आपने अपने इंटरेस्ट को छोड़ दिया, इतना बड़ा इंटरेस्ट था आपका मैथ्स का, कोई लेता नहीं मैथ्स को, तो फिर तो आप आगे भी इसको छोड़ सकती हैं, मुझे लगता है। आई एम सॉरी सर, बट मैं इससे थोड़ा स्लाइटली डिसएग्री करना चाहूंगी। सर जी। जैसे मैंने बताया कि मैंने मैथ्स के इंटरेस्ट को नहीं छोड़ा है सर, जैसे मेरा अभी ऑप्शनल बैकग्राउंड, ऑप्शनल भी मैथमेटिक्स यूपीएससी रहा में। है ओके। यूपीएससी में एंड यूपी पीसीएस में। तो सर हम्म। मैं मैथ्स जो मैंने पढ़ी है अपने ग्रेजुएशन एंड अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, सर इसका इस्तेमाल मैं एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बेटर वे में कर सकती हूँ। बेटर में करेंगे, ठीक है। अच्छा, वैदिक मैथ्स के बारे में कुछ आइडिया है आपको, क्या होता है वैदिक मैथ्स? सर वैदिक मैथमेटिक्स का जो उपयोग है वो कैलकुलेशन के टर्म्स में काफी अच्छा है एंड कैलकुलेशन सर। करना। जी सर। हम्म। एंड सर जो लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग आउटकम्स हैं स्टूडेंट्स के, वो मैथमेटिकल उसमें काफी इम्प्रूव हो सकते हैं अगर हम वैदिक मैथमेटिक्स को स्कूल एजुकेशन में लाते हैं। अभी किसी भी यूनिवर्सिटीज में या किसी भी कॉलेज वगैरह में वैदिक मैथ्स पढ़ाया जाता है, सिलेबस में है? सर एज फार एज आई नो अभी नहीं है, बट अभी नहीं प्राइवेट है। इंस्टीट्यूशंस में अबैकस नाम का एक इंस्टीट्यूट है जो वैदिक हम्म। मैथमेटिक्स को पढ़ाते हैं ठीक है। स्टूडेंट्स भा, को। ठीक है, भारतीय शिक्षा बोर्ड अभी सुना ना हम अपने? नहीं आई सुना? एम सॉरी सर, बट नहीं सुना है। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। ठीक है। आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस रही है वो क्या है? So first is deputy collector, second one is treasury officer, third ट्रेजर। one is ACGST, and the हम्म। fourth one is ARTO, and fifth one is ठीक। block development officer. ठीक है, ठीक है। डिप्टी एसपी और डीएसपी आपने किस उस पे रखा है? So लास्ट में। seventh उस पे है। रीजन है इसका? लोग तो एसडीएम के जस्ट बाद जो है डीएसपी को रखते हैं, आपने लास्ट में रखा हुआ है। सर एक्चुअली मेरे हेल्थ इश्यूज हैं, जो रिगरस ट्रेनिंग होती है डीवाईएसपी में। सर मुझे ब्रीदिंग इश्यूज है, तो उसमें डिस्क्वालीफाई होने के डर से मैंने 7th पोजीशन पे रखा है। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। सेकेंड थिंग, मुझे आप ये बताइए कि आज दिवस एक है ना, एक डे है बहुत महत्वपूर्ण, कौन सा दिवस है आज?
सर इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन्स है आज, 8 मार्च क्या को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्या थीम है इसकी इस वर्ष की? आई एम सॉरी सर, अभी रिकॉल ठीक नहीं है, हो रहा है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। विमेन एम्पावरमेंट की बात बहुत की जाती है सोसाइटी में, ठीक है, आप एक विमेन भी हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि सरकार जो कुछ कार्य कर रही है अभी, है ना, पॉलिसीज बहुत सारी चीजें कर रही है सरकार, आपको लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट हो चुका है या नहीं हो चुका है? क्या लगता है आपको? सर संपूर्ण तरीके से विमेन एम्पावरमेंट नहीं हुआ है, बट हमने बहुत इम्प्रूवमेंट किया हुआ है एंड अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सर जैसे आपने गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करी, सो मिशन शक्ति 5.0 अभी ऑपरेट हो रहा है। एंड सर एजुकेशन के लिए कन्या सुमंगला योजना का उपयोग किया जा रहा है। एंड सर अभी रिसेंटली यूनियन बजट में जो स्टेम हॉस्टल्स की बात करी गई है कि जो विमेन वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल्स होने चाहिए। एंड सर ठीक आफ्टर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। एलिब्रेट नहीं करना है, कोई बात नहीं। ये बताइए आप जो है कि इससे विमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने बोला कि अभी और कार्य करने की आवश्यकताएं हैं, ठीक है, सरकार काम कर रही है। आपको नहीं लगता कि सरकार उस तरीके से काम अभी बेहतर नहीं कर पा रही जिस तरीके से और करना चाहिए, जिस तरीके से अनदर कंट्रीज बहुत तेजी के साथ डेवलप हो रही हैं विमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में? तो आपको नहीं लगता कि सरकार कुछ अभी स्लो वर्क कर रही है इस फील्ड में और बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है? कुछ स्लो है सरकार, गवर्नमेंट कुछ स्लो काम कर रही है इसको लेकर के, ऐसा है क्या? Sir, considering the population of India and women constitute around 50% of them, that must ठीक be है, around 75 crore people. तो सर बाकी कंट्रीज में जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वहाँ की पॉपुलेशन को देखते हुए उनका प्रोग्रेस काफी बेहतर रहा है, ओके, बिकॉज जो इम्पैक्ट है वो स्मॉलर पॉपुलेशन पे लाना है। तो सर ठीक है, मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो वेल ड्रिवन डायरेक्शन में है। एंड सर उन्हीं के साथ में आगे विमेन एम्पावरमेंट में जैसे रिसेंट अभी सर्वे आया है उसमें जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट है, इट हैज बीन ग्रोन टू 41.6%। तो ओके, सर ये काफी रिमार्केबल है एंड अभी हमें ठीक है, इसमें और काम करने की आवश्यकता है। ठीक है। कल को एज एसडीएम आप अपॉइंट होती हैं, ठीक है, और एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा फील्ड है जहां पर वुमेन्स की कंडीशन बहुत बहुत जो है डाउन है अपने आप में। एजुकेशन की बात कर ली जाए, एम्पावरमेंट, प्रॉपर एम्पावरमेंट की बात कर ली जाए, ठीक है, किसी भी रूप में क्या वहां की स्थिति बहुत खराब है महिलाओं की। और आपको जो है वहां पर एक बेहतर कार्य करना है उनकी एजुकेशन के लिए, तो क्या आप ऐसे कार्य वहां पर करेंगे उस अपने क्षेत्र के लिए, तहसील या ब्लॉक में, कि जिससे उनकी स्थिति में बहुत सुधार हो जाए? सबसे पहले बेसिक काम क्या करेंगे जो सबसे नीड है? सर जिस क्षेत्र में मेरी पोस्टिंग होगी, सबसे पहले मैं मॉनिटर करूंगी कि किस एज ग्रुप की कितनी वुमेन है। एंड उसके तहत में मैं अपनी मतलब जो हम मेरा इनिशिएटिव होगा उसके अकॉर्डिंगली मैं काम करूंगी। जैसे जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं उनके लिए मैं कोशिश करूंगी कि उनको नहीं बहुत अच्छी। नहीं, स्कूल कोई नहीं जा रहा है, कोई यहाँ पे स्कूल जा ही नहीं रहा है, एजुकेशन बिल्कुल डाउन है, क्या करेंगे? सर अगर एजुकेशन डाउन है तो पहले मैं ये कोशिश करूंगी कि वो अपनी 12th एजुकेशन पूरी करें, साथ में मैं सर उनके स्किलिंग पे ध्यान देने की कोशिश करूंगी। जैसे अभी रिसेंटली एक सेकंड, लखपति दीदी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर एजुकेशन की बात हो रही है, वहां के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा ओल्ड थिंकिंग के हैं। अपनी बच्चियों को वो स्कूल जाने के लिए वो मतलब बिल्कुल प्रेरित ही नहीं हो रहे अपने आप में, ठीक है। वो कह रहे भाई हम तो नहीं भेजेंगे, हमारे यहाँ पर कंडीशन बहुत खराब है। वो आपके सामने एक्सक्यूज देते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि लड़कियां पढ़ लिख लेंगी तो क्या करेंगी, वो देखो वहां पे भी लड़की थी, पढ़ी थी। या कोई ऐसा एग्जाम्पल दे देंगे कि यार वहां की उनकी लड़की थी, पढ़ने चली गई तो उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर लिया, तो हम डरते हम नहीं भेजेंगे। या बहुत दिक्कतें हैं। अब ऐसी कंडीशन में आप उस ग्रामीण को आप कैसे समझाएंगे कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजिए? क्या करेंगे आप? वो तो नहीं मानते आपकी बात, बिल्कुल नहीं मानते, जाइए आप क्या करेंगे? सर ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, जो कुछ प्रोग्रेसिव लीडर्स हैं एंड जो वहाँ की कम्युनिटी में एनजीओस वर्किंग कंडीशन में है, सर मैं उनकी हेल्प लूंगी। साथ में जैसे वो मुझे अगर कोई उदाहरण देंगे कि पढ़ने लिखने का कोई दुष्परिणाम है, तो मैं ऐसे एग्जाम्पल्स उसी क्षेत्र के या नियर बाय क्षेत्र के ढूंढ के लेके आऊंगी या उनको कन्विंस करूंगी कि वो आके उन्हें बताएं कि एक बेटर एग्जाम्पल भी है जहाँ पे लड़कियां बहुत तरक्की कर रही हैं।
एंड अपने माँ बाप, अपने क्षेत्र एंड अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। ठीक है, ओके। ये बताइए कि आप एक एसडीएम की पोस्ट पे या डिप्टी एसपी किसी भी एक पोस्ट पे मान लेते हैं, ठीक है, आप मीटिंग ले रही हैं और मीटिंग लेते समय एक आपसे एक कोई अधीनस्थ, आपका सबॉर्डिनेट कोई एक वो है, व्यक्ति है, और वो बहुत तेज गुस्से में एकदम टेबल पर अपने हाथ रख करके आपसे बात कर रहा है, ठीक है, आप क्या करेंगे उस कंडीशन में? सर मैं आप प्लीज एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए। ठीक है, कैसे एक टेबल पे हाथ? ठीक है, एक मीटिंग हो रही है आपकी, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, आपके सबॉर्डिनेट भी हैं, आपके इक्विवेलेंट पोस्ट वाले भी हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं, ठीक है, किसी बात पर डिबेट हो रही है, किसी बात पर चर्चा हो रही है। एक व्यक्ति ऐसा है जो आपका सबॉर्डिनेट है, ठीक है, और आपसे बहुत गुस्से में एकदम, है ना, क्रोधित होकर के गुस्से में एकदम से तेज मारता है टेबल पे, एकदम गुस्से के साथ एकदम, है ना, आप कैसे कैसे कह सकती हैं, आप तो महिला हैं, आप हमसे ज्यादा थोड़ी ना जानती हैं, ऐसा करके के उसके मन में एक तरीके से यूं समझ लीजिए कि एक पितृसत्तात्मक सोच है ना, और गुस्से में आपसे बात कर रहा है। ऐसी कंडीशन में आप क्या स्टेप लेंगे? सर सबसे पहले तो मैं काम कंडीशन में उसको पानी ऑफर करूंगी कि आप पहले पानी पी लीजिए। पानी पी लीजिए। वो And- कह रहा नहीं पियेंगे, जाइए, कह रहा नहीं पियेंगे, जाइए, फेंक दिया गिलास, आप क्या करेंगे? सर अगर वो गुस्से में है, बट मैं फिर भी कामली उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी इनकेस आपको वो नहीं आएगा तभी। गुस्सा? आपको गुस्सा नहीं आएगा? आप महिला हैं, आपके ऊपर कोई मतलब मेल पर्सन ऐसे चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, गुस्सा ही नहीं करेंगे? मतलब ऐसे कैसे? सर ये उनका परसेप्शन है, ये आउट ऑफ उनका वर्ड के परसेप्शन। एक्सपीरियंसेस है एंड मैं अपना कंपोजर उनकी वजह से नहीं खराब करूंगी। सर ओके। मैं इसमें एक लाइन बोलना चाहूंगी। मैंने जो हमारी मिस यूनिवर्स रही हैं सुष्मिता सेन जी, उनके जी। इंटरव्यू में मैंने एक बात पढ़ी थी कि सर कभी भी क्वेश्चन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, हमेशा आंसर को रिकॉर्ड किया जाता है। तो कितनी ओके। भी असभ्यता के साथ क्वेश्चन पुटअप किया गया हो, लेकिन हमें बहुत सभ्यता के साथ उसका जवाब देना चाहिए। तो मैं ओके, सर दैट्स गुड। उसी नियम पर चलूंगी। ओके, वेरी गुड। ठीक है, एक बात आप मुझे बताइए कि अभी ईरान का मुद्दा चल रहा है ना, खामनेई जी के मुद्दे पर, यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोग जो है बहुत दुखी हो रहे हैं, है ना, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो भी बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि यार आपने तो जो है खामनेई के निधन पर जो है कोई शोक संदेश नहीं दिया, आपने कोई ट्वीट नहीं किया, और यहाँ पे लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। यहाँ के लोगों का दुखी होना क्या ठीक बात है, या पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा वर्तमान सरकार पर क्वेश्चन मार्क लगाना कहां तक एक तरीके से तर्कसंगत है? आप इसको किस प्रकार से देखती हैं? क्या ये पूरा का पूरा जो एजेंडा चलाया जा रहा है पॉलिटिकल इश्यूज है अपने आप में, या धार्मिक एजेंडे के रूप में आप इसको देखती हैं? सर जैसे जो आपने बताया कि लोगों का दुखी होना, सर उसके पीछे दो मुख्य कारण है। सर जैसे ईरान जो है वो शिया कम्युनिटी का नेतृत्व करते हैं एंड जो ठीक है। खामनेई जी हैं वो उनके सुप्रीम लीडर हैं एंड ठीक है। सर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ शिया पॉपुलेशन इंडिया में रिसाइड करती है। साथ में सर जो उनके पूर्वज रहे हैं, कनेक्शन लखनऊ के पास में एक विलेज है एंसेस्ट्रल विलेज, उनसे भी कनेक्शन है। ये तो कैसे वो पता सर चला आपको? ये कैसे पता चला आपको? किसने बताया आपको? सर अभी मैंने रिसेंटली न्यूज़पेपर में पढ़ा था। अगर अगर न्यूज अगर नहीं सही हो तो? न्यूज में तो बहुत कुछ निकलता रहता है, आप जानते हैं मीडिया को लेकर किस प्रकार से अफवाहें चलती रहती है, मीडिया तो कुछ भी छापता रहता है। आपने कैसे समझ लिया कि वहां उनका कहाँ ईरान, कहाँ भारत, कैसे समझ वहां से यहाँ आ गया? आई एम सॉरी सर, फिर मैं रीड करूंगी इस बारे में कि ये ठीक है। सही है ओके। या नहीं। तो ओके। सर जो लोग दुख मना रहे हैं ये उनकी इंडिविजुअल लिबर्टी के अंतर्गत है, अनलेस एंड अनटिल वो जो इंडिया में कोई वायलेंट तरीके से राइट ना क्रिएट करे, ये उनका निजी मामला है कि वो दुख मतलब ये मना रहे हैं। बताइए, ठीक है, ठीक है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, मतलब कोई कहीं भी एक्सपायर कर जाए या लोग यहाँ के दुखी हो जाएंगे। हाल फिलहाल में तो कई देशों के प्रेसिडेंट जो है और पीएम जो है एक्सपायर हुए हैं, तो ऐसी स्थिति तो नहीं आई, तो इतना लोग दुखी नहीं हुए। अभी कैसे दुखी हो गए इतने सारे लोग? सर जैसे मैंने अभी बोला कि जो हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो मुस्लिम रिसाइड करती है वो शिया कम्युनिटी की है एंड जो मुस्लिम लोग हैं वो वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके प्रति उनको अटैचमेंट था या उन्हें मानते थे वो एज ए लीडर ऑफ शिया कम्युनिटी। तो उसके पर्सपेक्टिव से ये लोग दुखी हैं। शिया कम्युनिटी इंडिया में ज्यादा है, राइट? यस सर। कोई डेटा इसका? सर आई एम सॉरी बट डेटा मेरे पास अभी नहीं है। ओके, ठीक है। एक बात बताइए कि
आप तहसील दिवस में बैठी हुई हैं, ठीक है, आप जन सुनवाई कर रही हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं। एक ब्लाइंड जो है महिला आपके सामने आती है, बहुत एजेड भी है, अपने आप ब्लाइंड भी है। आपने चूंकि ब्लाइंड वाली टीचिंग वाली बात आपने कही थी मुझसे, तो ये बताइए कि अब वो ऐसी महिला है कि जो किसी भी योजना का पात्र नहीं है ना, वो किसी भी योजना में फिट नहीं बैठ रही है, बट उसकी कंडीशन बहुत पुअर है, ठीक है, और आपको उसकी हेल्प करनी है। ऐसी कंडीशन में आप क्या काम करेंगे? सर, जैसे आपने बताया कि वो दिव्यांगजन उसमें आती है, तो सबसे पहले मैं जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं उनको कॉल करते हुए उनका रजिस्ट्रेशन कराऊंगी। जो दिव्यांगजन पेंशन मिलती है उसके अंतर्गत वो जब तक मिलना शुरू होगी उसके ड्यूरेशन में सर जो मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनकी मदद करना होगी मैं वो मदद करूंगी उनकी। अच्छा, एक कंडीशन, चलिए मान लेते हैं दिव्यांग मतलब ब्लाइंड नहीं है, नॉर्मल है और पुअर है, अब क्या करेंगे? सर, मैं आज विडो हैं और उनके हस्बैंड हैं। नहीं, कोई नहीं है उनके, वो सिंगल वुमेन है बस, अपने आप में कोई नहीं है उनके घर में, कोई है ही नहीं। ओके। सर, अगर वो वृद्ध महिला हैं तो सेम चीज जिला समाज कल्याण अधिकारी से बात करते हुए जो वृद्धा पेंशन है, वृद्ध जन पेंशन, उसका उसमें रजिस्ट्रेशन कराऊंगी। एंड सर साथ में जो सिटी में ओल्ड एज होम्स हैं वहां एक पर सेकंड, उनको लेके एक सेकंड, जाऊंगी। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं, अब बताइए। वृद्धा पेंशन के लिए उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, अब बताइए क्या करेंगे? ठीक है, ओके। सर, अच्छा, बताएंगे, चलिए अगर बताइए। उनके उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, स्वधर घर एक योजना एक स्कीम है, वहां पे जो डेस्टिट्यूट विमेन्स होती हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो जो प्राइमरी शेल्टर हाउस की तरीके से वो वर्क करते हैं। तो मैं ओके, कोशिश करूंगी कि सबसे पहले उनका रहना वहां पर सुनिश्चित करवा सकूं। एंड साथ में जो उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको निकलवा कर या उनको बनवा कर फिर मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें वृद्धावस्था पेंशन मिल सके। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अभी आपने कर्नाटक वाली बात कही थी कि सोशल मीडिया को लेकर के कर्नाटक ने अभी बैन लगाने की बात कही है। कर्नाटक के अलावा एक स्टेट और भी है, यू नो? सर, हिमाचल प्रदेश। नो, और कोई है? सर, जिन्होंने बैन लगाया है या जो इस बारे बैन में लगाने सोच की रहे हैं? बात कह रहे हैं, सोच रहे हैं, अभी विचार कर रहे हैं। सर, कैन आई मेक अ गेस? या श्योर। सर, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है, आंध्र प्रदेश है सेकंड, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, अच्छा आपसे और छोटा सा, आपने भी हवन और यज्ञ की बात कही थी, है ना, मैथमेटिक्स से आप हैं, ठीक है। कभी आपने नोटिस किया है कि जो यज्ञशाला होती है, जो हवन कुंड जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसका ना एक जो पूरा डायमीटर्स वगैरह होता है ना, फिक्स होता है, इतना इतना मीटर का ये होगा, उसकी साइज ऐसे होगी। क्या रीजन इसके पीछे है? ऐसा साइंटिफिक तरीके से क्यों बनाया जा रहा है यज्ञशाला? क्या रीजन है इसके पीछे? सर, जैसे मैंने अभी बोला कि जो उनकी डायमेंशंस होती हैं वो पाइथागोरस ट्रिपलेट से आती हैं, जैसे 3,4,5। नहीं नहीं, ये मैं नहीं जानना चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा डायमीटर इनका होता है प्रॉपर तरीके से, कि भाई इतनी मीटर की इसकी चौड़ाई होगी, लंबाई होगी, इसका साइज इतना बड़ा होगा, इसके पीछे रीजन क्या है? वो तो साइज तो हवन हमें जनरली करना है, किसी भी साइज का हवन कुंड हो सकता है, फिक्स साइज ही क्यों रहती है उसके लिए? आई एम सॉरी सर, बट साइंटिफिक रीजन मुझे नहीं पता है। बट ओके, ठीक है। एंशियंट सर, बट मैं एक चीज कहना चाहूंगी, एंशियंट इंडिया में जो हमारे 6 वेदांगास थे, उस सॉरी वेदांगास नहीं, सर जो 6 थ्योरीज थी, उसमें एक रिचुअल प्रोसीजर आता है, उसके अंतर्गत ये चीजें लिखी गई हैं कि किस रिचुअल से कौन सी पूजा की जाएगी। बट सर, अच्छा, मैं साइंटिफिक रीजन से अवेयर नहीं हूँ अभी। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ओके ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, ईशा जी, अब हम लोग सम अप करेंगे। एक दो क्वेश्चन लास्ट में आपसे और पूछना चाहता हूँ जो है, ठीक जी है। सर। उत्तर प्रदेश में अभी महिलाओं का जो कार्यबल है वो कितना होगा अभी आपके अंदाज से, उनका प्रतिभाग का प्रतिशत जो है? सर, लास्ट जो मैंने पढ़ा था उसमें अराउंड 31 और 32% था। मे बी वो अब इंक्रीज होके 37% हो गया है, बट सर वो नेशनल अच्छा, एवरेज से काफी कम है।
आई डोनेशन की आपने बात की थी कि आपकी एक विश है, मतलब आप ऐसा जरूर करेंगी, है ना? लेकिन सब लोग ऐसा करते हैं कि आफ्टर डेथ जो है आईज को डोनेट करना चाहते हैं, है ना? जी सर। तो क्या कुछ ऐसा भी समाज में मोटिवेशन होना चाहिए कि जीते जी भी अगर किसी को बहुत जरूरत है, सभी के पास दो आंखें होती हैं, तो वो एक आंख अपनी डोनेट कर सकता है ना? जी सर। लेकिन इसके लिए लोग आगे नहीं आते हैं। सर आई गेस उसका रीजन ये है कि जो सेल्फ इंटरेस्ट है जीते जी वो सेल्फलेस सर्विस से पहले आ जाता है। एंड इंसान में अभी हम्म, डर बहुत ज्यादा है कि इन केस अगर हमने अपनी एक आई डोनेट कर दी एंड दूसरी आई हम्म, में कोई इन्फेक्शन या खतरा हो गया तो ब्लाइंडनेस का हम्म। खतरा पहले आ जाएगा, इसलिए लोग ये अभी नई इनिशिएटिव को फॉलो करते हैं। अच्छा, अंतिम क्वेश्चन ये है, मान लीजिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ठीक है? आप एज एसडीएम है अपनी तहसील पर, जी और वहां पर आप गेस्ट ऑफ ऑनर भी हैं, और आपको जो है, जो वहां उसके लिए एक समारोह मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, तो आपको एक स्पीच देनी है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, जो आम पब्लिक भी है उसमें, ऑफिसर्स वगैरह भी हैं, आपके जो है कलीग्स भी हैं, तो आप जो है दो चार लाइन किस तरह से जो है शुरुआत करेंगे अपने भाषण की? सर, भाषण की शुरुआत सबसे पहले मैं धन्यवाद करते हुए करूंगी हमारी जो हाँ, जननी है उनको, एंड जो हाँ, हमारी धरती माता है जिन्हें माँ हाँ, का दर्जा दिया गया है, उनका धन्यवाद करते हुए जो हमारी मम्मी है, जो हमारी माता श्री हैं, उनको धन्यवाद करते हुए, एंड सर अभी तक की जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो चौधरी करके एक लेडी थी जिन्होंने सबसे पहली बार यूनिवर्सिटी से एजुकेशन प्राप्त करी हो, चाहे वो सरोजनी नायडू जी हो, चाहे वो हाँ, एला भट्ट जी हो जिन्होंने लिज्जत पापड़ वो किया है, ऐसी तमाम महिलाओं का धन्यवाद करने से शुरू करूंगी जिन्होंने औरतों के लिए बहुत कुछ किया है एंड उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। सर ये मेरी पहली पंक्तियां होंगी। अच्छा। अच्छा, आजकल जो है, जो शादियां हो रही हैं, ठीक है, महिला सशक्तिकरण का प्रभाव काफी है, लेकिन शादियों में ये देखा जा रहा है कि 10 में से 5 या 6 शादियां, चाहे वो साल भर के अंदर या 2 साल के अंदर, मतलब 5 साल के अंदर जो है, उसमें बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। और जो सामाजिक पक्ष है, जो मतलब एक आम व्यक्ति कहता है, जो पारिवारिक लोग कहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी थी, लड़की ज्यादा तेज थी, है ना? उस वजह से जो है शादियां अब टिक नहीं पा रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जा रही हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कहीं 10 में एक शादी गड़बड़ होती थी, आज 10 में 5 और 4 शादियां का रेशियो हो गया है, ठीक है? और आप भी अगर आप अपने आसपास नजर डालिए, ठीक है, पिछले 4-5 सालों में आपने कई सारी शादियां देखी होंगी, उनमें से बहुत सारी आपने देखी होंगी, कुछ ना कुछ जो है उसमें प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो ये महिला सशक्तिकरण कहीं घातक स्तर की ओर तो नहीं बढ़ रहा है, जिसका जो है इस तरह से हमको दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा? सर मैं आई एम सॉरी बट मैं थोड़ा स्लाइटली डिसएग्री करना चाहूंगी। सर जो वुमेन हम्म, एम्पावरमेंट है ये बहुत ज्यादा जरूरी है एंड ये औरतों को इन्फॉर्म वे में डिसीजन लेना सिखाता है। रही बात सर जो हम्म, डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं सर उनके पीछे मल्टीपल इश्यूज हैं। सर उसको हम हम्म, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेट नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी इशू डिसऑनेस्टी का है, एंड सर साथ में डबल बर्डनिंग ऑफ वर्क का इशू है। आंसर जो थर्ड मेजर इशू है सर वो विमेन एम्पावरमेंट का थोड़ा सा प्रभाव वैसे मैं कह सकती हूँ कि अगर दोनों लोग सर्विस में हैं एंड डिफरेंट रीजन्स में उनकी पोस्टिंग है तो उनका कम्युनिकेशन गैप कम है, सो एक हम्म, मिसअंडरस्टैंडिंग का भी इशू है। बट सर विमेन एम्पावरमेंट कंप्लीटली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। विमेन एम्पावरमेंट के पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर हम शादी में देखें तो वो भी अच्छे हैं। जो बच्चों का पालन पोषण है वो बहुत अच्छे से हो रहा है, फैमिली प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि फैमिली इनकम डबल हो जाएगी, दोनों लोग वर्किंग होंगे। एंड सर जो ओल्ड एज हैं घर के मे बी इन लॉज और जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी भी बढ़ेगी इससे।
बिकॉज परिवार समृद्ध होगा तो उनके हेल्थ इश्यूज सबकी केयर की जा सकती है। चलिए, बहुत अच्छे आंसर दिए आपने जो है। तो अब हम लोग जो है इंटरव्यू को सम अप करते हैं।